तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रेडियो के एग्जाम में आने वाले हैं। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पिछले बार हमने मेजरमेंट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो अब हम रेडियो के बता रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को जरूर आप देख के जाएं, जिससे के लिए आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकें। अब एक और बात, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, सारे थ्योरेटिकली क्वेश्चंस है। एक सेकेंड। हाँ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितने भी मैं बता रहा हूँ इसमें न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर के मैंने सॉल्यूशन बना के रखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मैं इसमें मतलब आपका लिंक कर दूंगा सारे वीडियो लेक्चर्स, तो आप उससे डिस्क्रिप्शन से जाके देख भी सकते हो। जितने भी सब्जेक्टिव के वीडियो सॉल्यूशंस है आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं किए, सारे थ्योरी क्वेश्चन है। अब एक और बात, जिन बच्चों का कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है वो कोशिश करें, चैप्टर यूनिट नंबर 3 आपकी, जिसमें ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, ये सारे कम्युनिकेशन है। यूनिट 4 आपका एंटीना, यूनिट 5 आपका रडार और यूनिट 6 आपका सैटेलाइट। ये तो जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। मतलब जिनका कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है, जिनका अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है और जिनको बिल्कुल थोड़ी परेशानी हो रही है या इतना कवर नहीं हो पा रहा, मैं उनके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 से ही मैक्सिमम वेटेज रहेगा, ठीक है। ऐसा मेरा एजम्पशन है। और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देखोगे तो इनका ही, इन सारे यूनिट्स का ही ज्यादा वेटेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ये 4 यूनिट पढ़ के जाएंगे वही मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लेंगे, या वो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब ना पढ़ के जाने से तो अच्छा है कि कुछ आप पढ़ के चले जाओ, ठीक है। तो यूनिट 3, 4, 5 एंड 6 पे ज्यादा ध्यान रखना आप लोग। 1, 2 से भी क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद जो 7, 8, 9 यूनिट्स हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रख के जाएं बात को कि 3, 4, 5, 6 को तो करके ही करके जाए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इन यूनिट से ही आते हैं। तो आपके अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एम एफएम रिसीवर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड एएम रिसीवर, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है एएम रिसीवर और एफएम रिसीवर के बारे में, क्या होता है वो डिफरेंस आपको लिखना है। अब जब रिसीवर आप पढ़ ही रहे होगे तो एएम और एफएम ट्रांसमीटर भी पढ़ लेना, छोटा ही सेक्शन है। एएम ट्रांसमीटर क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम, और एफएम ट्रांसमीटर क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। बेसिक सही है, होता है एएम ट्रांसमीटर और एफएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, तो इसको भी आप लोग देख के जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन 2 होता है, जो है आपका है, व्हाट इज ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, टीआरएफ रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम।
ब्लॉक डायग्राम। तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बारे में बताना है और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। एक और बात, अगर देखो ये डिपेंड करता है, 4 नंबर में आए तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बारे में बताना, ब्लॉक डायग्राम बना देना। लेकिन अगर 6 नंबर में आए तो आप एक ध्यान रखना, हर ब्लॉक को आप एक्सप्लेन भी करना कि हर एक ब्लॉक का क्या मतलब होता है, उसको एक्सप्लेन भी करना। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका? क्वेश्चन थर्ड में हमें बताना है, देखो यहाँ पे आपने ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर के बारे में लिखा, तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और एक और रिसीवर होता है, व्हाट इज सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। दोनों में से एक का आना पक्का है, ठीक है, दोनों में से एक जनरली पूछा जाता है, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक तो ये, और ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम, इसके ब्लॉक डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया। और इसमें एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिएगा, हाउ इमेज फ्रीक्वेंसी, हाउ इमेज फ्रीक्वेंसी इज रिजेक्टेड इन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो ये मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, पूरा ब्लॉक डायग्राम बना के आप लोग को, कि ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है इसके, और इमेज फ्रीक्वेंसी को कैसे रिजेक्ट करते हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन 4, अच्छा, एक्सप्लेन LOS मतलब लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। ये बताना है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट को हम लोग स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, स्पेस वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक और बात, जब आप यहाँ पे स्पेस वेव पढ़ोगे तो इसके साथ ही साथ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, और आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन ये भी पढ़ लेना। और आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन में डिफरेंट लेयर्स होती है आइनोस्फेयर की, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ आइनोस्फेयर, वो भी आप एक बार स्टडी कर लेना। आइनोस्फेयर वो आप स्टडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक ना एक आएगा, या हो सकता है एक क्वेश्चन में तीनों पूछा जाए, कि लाइन ऑफ साइट का अलग नाम स्पेस वेव, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ग्राउंड वेव का दूसरा नाम सरफेस वेव प्रोपेगेशन, आइनोस्फेयर का दूसरा नाम स्काई वेव प्रोपेगेशन। इससे जरूर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, और ये शायद आप लोग में आए ही कि आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन को और एक और कौन से नाम से जाना जाता है, तो स्काई वेव प्रोपेगेशन, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट space wave propagation range is given by r equals to 4.12, ठीक है, या d इज इक्वल्स टू जो मान के कर लो आप, ठीक है, कहीं d दिया रहता है, कहीं r दिया, चलो मैं d से डिनोट कर दे रहा हूँ इसको, d इज इक्वल्स टू 4.12 अंडर रूट एच टी
प्लस अंडर रूट एच आर, और ये जो रेंज होती है किलोमीटर में होती है, ध्यान रखना। और जो एच टी हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एच आर हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ये बोथ मीटर्स में होती है। ध्यान रखना ये एच टी एच आर क्या, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। एक और बात, ये डेरिवेशन ऐसे भी पूछी जाती है। आप ये इक्वेशन डिराइव करो, d इक्वल्स टू 3.57 अंडर रूट एच टी प्लस अंडर रूट एच आर, ये भी इन किलोमीटर्स, ठीक है। और ये दोनों भी बोथ मीटर्स में होते हैं, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग, हाइट ऑफ रिसीविंग। और मैंने ये भी बताया था, देखो यहाँ और मत लिखो, देखो ये दोनों रेंज इक्वेशन सेम ही फॉर्मूले से होती है, मतलब डेरिवेशन दोनों का सेम है। बस ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक जरूर पूछ सकता है कि डी की वैल्यू, मतलब जो आपका लाइन ऑफ जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, ये। और जब कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर है, और जब कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर्ड नहीं है, तो ये वाला, ठीक है, वो लिखेगा। जैसे यहां लिख देगा सपोज अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर यहाँ नहीं किया गया है, अर्थ को मतलब एक स्फेयर मान के कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ कभी ऐसा नहीं देगा। तो फॉर्मूले में जब भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फॉर्मूले में तो जनरली हम ये यूज करते हैं, लेकिन आप देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है अर्थ इज फ्लैट, यानी कि अर्थ फ्लैट है, यानी कि कर्वेचर का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना। तो ये बात ध्यान रखना। और डेरिवेशन में मैंने बता रखी है आप लोग को क्लास में, इन दोनों में से दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से होती है, पर हल्का सा डिफरेंस आता है। आप लोग जो क्लास में थे उनको तो ध्यान होगा ही, नहीं तो नोट से एक बार देख लेना, और बाकी लोग भी जो और दूसरे लोग हैं वो भी इनको पढ़ लेना डेरिवेशंस को, क्योंकि इन दोनों में से एक का आने की चांसेस काफी है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन, जस्ट अ सेकेंड, एक्सप्लेन। कुछ टर्म्स हैं उनको बताना है आपको, कौन सा, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और एक डेरिवेशन भी आता है दोनों में, एफ एम यू एफ इक्वल्स टू एफ सी सेक आई, तो इसको भी आप करके जाना, सेक थीटा या सेक आई, जो भी आप इंसिडेंस एंगल ले लो, ठीक है। तो देखो पहले तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को आपको बताना है क्या होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ करते हैं, वर्चुअल हाइट कैसे निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना कि वर्चुअल हाइट जो हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से, वो कैसे फाइंड करते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और एफ एम यू एफ, एफ सी सेकाई, ये भी पूछा जाता है काफी बार, तो ये तीनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपकी, एक मिनट में थोड़ा ढूंढ लो क्वेश्चन। डिफाइन, डिफाइन रेडिएशन रेजिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस, define radiation resistance and phase pattern of an antenna, phase pattern of an antenna।
ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड फेज पैटर्न बताना है आपको एंटीना का। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, रेडिएशन रेजिस्टेंस के मैंने फॉर्मूले भी भेज रखे हैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे तो भेजे ही रखे हैं, और जो अलग से ग्रुप है उस पे भी हम मैंने भेज के रखे हैं, तो आप वहां से देख लेना रेडिएशन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कि मोनोपोल का कितना होता है, डायपोल का कितना होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक्सप्लेन, कुछ एंटीनास के नाम लिख दे रहा हूं, इनमें से एक आ सकता है यागी उड़ा एंटीना, हेलिकल एंटीना, हॉर्न एंटीना। ठीक है, इनके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, यागी उड़ा एंटीना, हेलिकल एंटीना, हॉर्न एंटीना, इन तीनों में से एक जरूर पूछेगा। ठीक है, यागी उड़ा एंटीना और हॉर्न एंटीना काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी, डायरेक्टिविटी, एंटीना एफिशिएंसी, एंटीना एफिशिएंसी, एंटीना गेन। ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी, सारे अलग अलग टर्म्स है। रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी, एंटीना एफिशिएंसी एंड एंटीना गेन, सॉरी गेन यहाँ छूट गया। ये सारी डेफिनेशंस, इनके बारे में थोड़ा जान के जाइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था आपका? 9। क्वेश्चन 10, एक क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा, व्हाट इज डक्ट प्रोपेगेशन? व्हाट इज डक्ट प्रोपेगेशन? डक्ट प्रोपेगेशन, डक्ट प्रोपेगेशन क्या होता है, ये भी काफी बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। व्हाट इज डक्ट प्रोपेगेशन? क्वेश्चन 11, what are elements of radar? Elements of radar system. रडार सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, या रडार सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, एक एलिमेंट आपका ड्यूप्लेक्सर भी होता है, तो उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ड्यूप्लेक्सर। ठीक है, इसके बारे में जरूर इन डिटेल आपको देखना है, इन डिटेल, क्योंकि कभी कभी अलग से ड्यूप्लेक्सर के बारे में ही सिर्फ पूछ सकता है। और रडार का एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ रडार, एप्लीकेशंस ऑफ रडार। ठीक है, रडार सिस्टम के एप्लीकेशंस भी जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। फाइंड द इक्वेशन फॉर रडार रेंज। रडार रेंज इक्वेशन होती है, वो जरूर आप
पढ़ के जाइएगा क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मैक्सिमम रेंज निकालते हैं आर मैक्स की, मतलब यही ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड इक्वेशन फॉर रडार रेंज या मैक्सिमम रेंज ऑफ रडार, जो लंबा सा फॉर्मूला आता है PTE करके टू द पावर 1/4, वो वही वाला इक्वेशन में डिराइव करने बोल रहा हूँ। कभी-कभी ये ऐसे भी आता है कि मैक्सिमम रेंज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एरिया के, ठीक है? इफेक्टिव एरिया के। तो ये भी ध्यान रखना। तो उस सारी चीज़ को करने के लिए रडार रेंज इक्वेशन डिराइव करना बहुत ज़रूरी है, जो मैक्सिमम रेंज होती है रडार की, ठीक है? रडार रेंज इक्वेशन या मैक्सिमम रेंज, ये ध्यान रखना, इसको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये इसके भी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताना है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के बारे में से बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एमटीआई रडार। एमटीआई रडार का ब्लॉक डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ब्लॉक डायग्राम बताना है एमटीआई रडार को का, और वर्किंग प्रिंसिपल बताना है एमटीआई रडार का, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है एमटीआई रडार, तो उसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन, या इसको ऐसे लिख दो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन। ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन, इसके बारे में बताना है, ठीक है? ऑप्टिकल और रेडियो हॉरिजॉन के बारे में आपको बताना है इसमें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, वो देखते हैं। अच्छा, अब आप आ जाओ, इसको नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, जस्ट ए सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन। ऑप्टिकल एंड रेडियो ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट ये तो था 16 व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एंड रेडियो हॉरिजॉन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी, इसको आप चेंज कर दो। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो यहाँ आप लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आप क्या समझते हो वो बताना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक और बात, जियो स्टेशनरी जब आप पढ़ोगे तो लियो, लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ लेना, और तीनों में एक डिफरेंस पता कर लेना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा? हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फाइंड करने का। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फाइंड करने का अबव अर्थ सरफेस। सरफेस, ठीक है। तो एक तो व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये पढ़ना है, उसके साथ ही लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट की भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एक और बात, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी होती है, जो 36,000 किलोमीटर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी की डेरिवेशन की 36,000 किलोमीटर, ये अप्रोक्सली 36,000 किलोमीटर लेते हैं हम लोग। तो ये हमको बताना है कि 36,000 किलोमीटर आता कहाँ से, इसकी डेरिवेशन, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन केपलर्स लॉ, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स के लॉ बताने हैं प्लेनेटरी मोशन के, वो एक्सप्लेन करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन, इसमें बताना है एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। एक ये भी डेरिवेशन होता है, जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो उसमें जो सैटेलाइट का मास है वो नहीं आता है, तो ये डेरिवेशन भी आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में 3 लॉज हैं केपलर के, वो तीनों लॉज आप उसके स्टेटमेंट पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बच गए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टेलीफोन स्विचिंग। टेलीफोन स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग के बारे में बताना है आपको, और एक्सप्लेन स्ट्रॉगर स्विचिंग सिस्टम। स्विचिंग सिस्टम, स्विचिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्क्स, ओएफसी वर्क्स, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए, ये था।
क्वेश्चन नंबर एक और लिख दे रहा हूँ 21 डिफाइन and explain ISDN describe the important services supported by ISDN। ठीक है, इसके साथ एक और चीज पढ़ लीजिएगा, टेलीफोन नेटवर्क के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 explain the basic principle of remote sensing। तो ये मेरे अकॉर्डिंग 22 क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, हालांकि इससे मैंने पूरा ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट कवर कर दिया है कि पूरे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।